नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं जय घोष। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है युवा मन। एक मेहमान जो न केवल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के आप ग्रेजुएट हैं, बल्कि आप स्किल डेवलपमेंट के एक मास्टर ट्रेनर, कोच और एक्सपर्ट हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उससे आप जुड़े हुए हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पर आप प्रशिक्षण देते हैं, मेंटरशिप करते हैं और जो युवा हैं उनकी परेशानियों को हल करते हैं। तो आज का विषय हमने रखा है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप और साथ में स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा जो इस तरह के उद्यमिता के क्षेत्र हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं हैं, उनमें संभावनाएं बहुत हैं और उनके बारे में सही जानकारी हमारे युवा आबादी के पास कम है। आपका बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी। थैंक यू। नरेंद्र जी, ये तीन जो डायमेंशन है, जी। अगर हम ऐसे देखें तो सब कल्चरल का पार्ट है। जी बिल्कुल। लेकिन इन सभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अभी भारत में जो स्पष्ट अवधारणा है उसकी कमी क्यों है? सर, एक तो ये है कि जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो फॉर्मल एजुकेटेड जो यूथ है, वो केवल वही शिक्षा ग्रहण करता है या उसी शिक्षा पे फोकस करता है जो उसको नौकरी या जॉब से रिलेटेड हो, इमीडिएट दिखता है, जो जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा है। जी, जॉब मार्केट में जिन जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या जो चीज़ों के लिए उसको लगता है कि तुरंत उसको नौकरी मिल जाएगी, उससे वो ज़्यादा सीखना चाहता है। बल्कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था, जिसके माध्यम से हम लोग कई बार अपनी अपनी चीज़ों को अपने मतलब पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर से सीखते थे। जैसे जो गोल्ड स्मिथ है वो अपने मतलब पेरेंट्स से कैसे उसको मतलब ज्वेलरी का काम, सुनार का काम जो है, तो ऐसे ही परंपरागत चलता रहा था। अभी वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिलते उसके जल्दी। बिल्कुल। तो जबकि इन सब स्किल्स में ये होता है कि वो व्यक्ति अपना उस स्किल को जल्दी सीख सकता है जिसके लिए वो फैमिली में हमेशा रहता है, जो उसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, उसके हर पक्ष से वो वाकिफ है। राइट। और चूंकि लर्निंग कभी भी केवल बुकिश नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग हमारी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से होती है, बिहेवियरल लर्निंग होती है। तो वो सब चीज़ें जो फैमिली इन्वायरमेंट 24 आवर्स हम रह के जो सीख सकते हैं, जितनी जल्दी सीख सकते हैं और जितना एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, वो हमारे लिए कहीं आगे कैरियर में ज़्यादा लाभदायक होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो भी हमारा सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, चाहे वो अगर हम उसके फार्मर के एग्जाम्पल ले लें, फार्मर का बेटा मैक्सिमम स्किल्स वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली बैकग्राउंड से सीख लेता है, तो उसको अगर खेती भी करनी पड़ती है तो आगे उसको ज़्यादा चैलेंज नहीं होते, बेहतर खेती कर सकता है। राइट, क्योंकि वो आधुनिक और परंपरागत दोनों के बीच में वो ब्रिज बन सकता है। जी। तो अभी देखेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके को किया है। इसमें क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसको लेकर के कैसे उद्यमिता की जाए, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़े, तो उसके लिए किया है। तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई एक कल्चरल विशेषता है, कोई ना कोई वहाँ का, जैसे बनारस की साड़ियाँ हैं, तो इस तरीके से वो जो चीज़ें जो उस डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को अगर मौका मिले और उनको अगर बाहर एक्सपोर्ट करने का मौका मिले, तो शायद वो बेहतर जो कल्चरशिप का जो कॉन्सेप्ट है या जो उस पर काम करना चाहते हैं उसमें वो सहयोग करेगा। क्योंकि इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जो MSME और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका सलाहकार हूँ, तो शायद इस सब चीज़ों को अच्छे से रिसर्च में भी समझा, और आपने भी कई बार विजिट किया हमारे यहाँ, कि इन सब चीज़ों से अगर हम एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे युवाओं को तो बहुत आगे उनको लाभ मिलेगा, और वो चीज़ों को लेकर शायद आने वाले भविष्य में जो जॉब ढूंढने की जो ज़रूरत है वो जॉब गिवर या कह सकते हो कि जॉब का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के। आनंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन इसमें जो व्यवहार में देखने में आ रहा है कि जो अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन मिल रही है या एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय स्टार्टअप का एक बूम है जो है देखने को मिल रहा है, तो बहुत से यूथ को लगता है कि शायद वो एक बेहतर नया परिवेश कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नए स्तर पे ला सकते हैं, या दुनिया में जैसे लोग होते हुए दिख रहे हैं वो वैसे हो सकते हैं, और शायद ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, जो परंपरागत उनके घर में काम होता है, उससे वो इतर निकलना चाहते हैं, या उनके अंदर कोई स्किल है जिसके कारण वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन चुनौतियां ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, ये देखने में आ रहा है। और जो परंपरागत कारोबार हैं उनका जो आंकड़ा ये बता रहा है कि वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। जैसे अगर मोची के परिवार में कोई मोची नहीं बनना चाहता, बढ़ई के परिवार में कोई बढ़ई नहीं बनना चाह रहा है, अगर आप देखें तेली के घर में वो तेली उनको एक नकारात्मक अवधारणा में चले गए हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप लोहार के घर में देखें तो वो लोहार नहीं बनना चाहता, वो और कुछ बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं और जो
आत्मनिर्भर हैं, जी जी, वो आत्मनिर्भरता छोड़कर नौकरी की तरफ जा रहे हैं। जी। तो बेसिकली ये है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, आने वाली नई चीज़ों को सीखना चाहिए, सही बात है। लेकिन हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किन चीज़ों को हम आसानी से और जल्दी और अच्छे सीख सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है और बहुत ही कम समय मिलता है हमें चीज़ों को करने के लिए। तो इसमें हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पास ईजिली अवेलेबल हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके माध्यम से हम कितनी जल्दी अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं या सेल्फ एम्पावर्ड हो सकते हैं, और कितना सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। राइट राइट। तो उन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। और दूसरा ये है कि देखिए स्टार्टअप का बूम है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है वो हमेशा एक कॉलोनियल माइंडसेट रहा है कि हम स्लेव माइंडसेट से, कि हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, हमें जिम्मेदारी ना उठाना पड़े और हम किसी दूसरे के कंधे पे जिम्मेदारी देकर और कुछ काम कर ले ताकि हमें फिक्स सैलरी मिलती रहे। तो इसमें जो हमारे अंदर एक ज़रूरत है एक मोटिवेशन की या एक इनर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, भाई हम लोग इस माइंडसेट से निकलकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका निभाएं और लोगों को और मौका देने का प्रयास करें कि कैसे उनके लिए भी हम कुछ और संसाधन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जो स्टार्टअप का जो रियल जो उद्देश्य है वो संभव हो सके। अच्छा, एक और बात है जिसमें हमारे युवा साथियों को और ध्यान देना जरूर चाहिए, आपकी राय भी उसमें जरूरी होगी। जिन क्षेत्रों में उनके परिवारों में काम होता रहा है उसमें भी वो स्टार्टअप ला सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी वो बड़े लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को लेके जा सकते हैं। हीरा कारोबार परंपरागत काम है, लेकिन हीरे के बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, यहाँ तक कि ऐसे कारोबारी बन गए कि उन्होंने इसमें इतने बड़े बूम ला दिए कि उनको सरकार ने घेरना शुरू किया और नीरव मोदी जैसा व्यक्ति भागना पड़ा उसको। तो ऐसा नहीं है कि इसमें असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन उसमें एक इनोवेटिव थॉट की जरूरत है, उसमें एक नवाचार की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो सरकार की इसी तरह की योजना है, जिसमें आप कन्नौज के रहने वाले इत्र का कारोबार करते हैं, आपके घर में उसका स्पेस होगा, आपकी फैक्ट्री होगी, आपका सिस्टम होगा और आप उसमें आ जाएंगे। अगर आप खुर्जा में रहने वाले हैं तो पॉटरी उद्योग होगा, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप बनारस में हैं तो साड़ियों के कारोबार में होंगे तो बनारस की साड़ियाँ, उनका इंटरनेशनल मार्केट खड़ा हो गया है। अगर आप पीतल नगरी में हैं तो आप वहाँ पर पीतल के उद्योग और उसके, अगर आप ताला नगरी अलीगढ़ के हैं तो ताले पर बहुत सारे के तालों पे प्रयोग हो रहे हैं और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो डायमेंशन है इन पे और ज़्यादा समझ, हालांकि कर रहे हैं लोग, लेकिन इसमें संभावनाएं बड़ी प्रबल है। तो सर जब हम हमारे यहाँ विजिट किए थे तो आपको देखा होगा कि एक और बहुत बड़ा जो डायमेंशन हमारे यहाँ छूट रहा है जो कॉलोनाइजेशन के बाद से, वो ये है कि स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप का। जो भी बच्चा पुरोहित या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है वो भले ही अपने दैनिक जीवन में काफ़ी पूजा पाठ सब कुछ करता है, लेकिन कभी भी उस क्षेत्र में अपना रोजगार या अपना कैरियर बनाने के उसमें एस्टैब्लिश एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं बनता है, वो परंपरागत तरीके से चल रहा है। जबकि हमारी संस्कृति है वो इतना उपयोगी है दैनिक जीवन में, मतलब आए दिन शादियाँ होती हैं, आए दिन हमारे जन्मोत्सव मनाए जाते हैं और डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत सारे ऐसे ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर इस सेक्टर पे भी, जिस पे हम बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आने वाले समय में जस्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, कि अगर इन सब चीज़ों पे हम फोकस करके और इनको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर लें और लोगों को एक गाइड कर दें, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस या कह सकते हैं कैरियर बन जाएगा, जिसको हम यूँ बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक परोपकार या समाज सेवा या दूसरे के दुख को या दूसरे के जो भलाई के लिए भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कृति का ये उद्देश्य ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ, एक रोजगार बन जाएगा, तो लोग अपने कैरियर को भी उसमें देखेंगे और प्रोफेशनल तरीके से भी इन सब चीज़ों को करने में सक्षम होंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, इस पे लगता है कि हमको और बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी इस पर हमारे देश में जो युवा साथी हैं वो जैसे जो कर्मकांड का क्षेत्र है, पुरोहित का क्षेत्र है, या इस तरह के तमाम जो 16 संस्कार हैं या उत्सव हैं, धार्मिक आयोजन हैं, उनमें जो गतिविधियां होती हैं, अभी कुछ स्टार्टअप्स आने शुरू हुए हैं, लेकिन उनमें अभी कोई वो उनको, अगर आप पौरोहित्य कर्म से देखें तो उनको आधुनिक जो शिक्षा है वो कम मिली हुई है। वो कुछ वेद का, कुछ मंत्रोच्चार का, कुछ और कर्मकांड की विधियों का अध्ययन उन्होंने किया है, लेकिन बाकी चीज़ों को न जानने से वो पिच डेक क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, कंपनी रजिस्टर कराएं तो अकेले कंपनी कैसे चलाएं, फिर अन्य पौरोहितों को या विशेषज्ञों को उसमें कैसे जोड़ें, फिर इसका ऑपरेशन करें, क्योंकि एक अलग डायमेंशन है। मुझे लगता है उन लोगों को ये भी समझना सीखना जरूरी है। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखें तो जो कल्चर डिपार्टमेंट है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसने
इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इसमें स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अगर कल्चरल टूरिज्म को देखें तो उसमें बहुत सारा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म को देखें तो बहुत सारा है कि लोग अब जैसे केरल में है वो वेलनेस टूरिज्म है, उसमें भी बहुत सारा संभावना है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। जो आप देखें हिल स्टेशन पर हिल टूरिज्म है, तो ये भी कल्चरल टूरिज्म का पार्ट है क्योंकि कल्चर से जोड़ा जाता है। राजस्थान ने और गुजरात ने तो बहुत इनकैश किया है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं या स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई कोई भी बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग मेडिटेशन या आत्म शांति तक के लिए ही फोकस रहते हैं कि थोड़ा जबकि ये इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा क्षेत्र है जो हमारी कोर लाइफ स्किल से रिलेटेड है कि हम दैनिक ज़िंदगी कैसे जिएं, दैनिक ज़िंदगी को कैसे हम संभालें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, इन सब के बारे में बात करता है। बस ज़रूरत है हमें इस चीज़ को गंभीरता से लेने की, गंभीरता ध्यान रखने की। और भारत सरकार ने इसीलिए हमें जो MSME मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए नॉलेज मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के रूप में रिक्रूट किया था। तो हम वहाँ पर जो अभी सेवाएँ दे रहे हैं सारी चीज़ें, तो उसको लेकर हमने इस मुद्दे पे काफ़ी फोकस किया और काफ़ी रिसर्च किया है। और आने वाले समय में जल्द प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं कि जो भी स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो वो हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्लेटफॉर्म पे संपर्क कर सकता है और उसको मतलब विधिवत गाइडेंस मिलेगा और विधिवत सपोर्ट मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, और जिसपे ना कि केवल देश के बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोजर पाए हुए लोगों को भी, जैसे हमने लोगों से आपको मिलाया भी था, ऐसे लोगों से भी उनको मिलने का मौका मिलेगा और उनसे सीखने का मौका मिलेगा कैसे इस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी समय की नीड है क्योंकि जिस तरीके से मतलब समाज में माहौल बन रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, उससे ज़रूरत है कि हमें अभी सांस्कृतिक उद्यमिता या सांस्कृतिक उद्यमिता पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जो कोर लाइफ स्किल है जो हमारे सनातन धर्म से चली आ रही है उस पर हम ध्यान दें और उसी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। इसमें एक और डायमेंशन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बहुत तरह के हस्तशिल्प है, वो भी हमारी सांस्कृतिक बिल्कुल जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जैसे मूंछ की डलिया बनाते हैं, मिट्टी के पॉटरी के काम है, गोरखपुर में बहुत काम होता है, यहाँ तक कि लखनऊ की चिन्हट में होता था, वो पूरा सिमट चुका है, लेकिन फिर भी रिवाइव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्किल्ड हैं, जैसे आप देखें कृषि के क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं तो वो IIM और IIT के ग्रेजुएट्स के हैं, जिनको कृषि से कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी समझ है उनको, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी की समझ है इसलिए उस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को उन्होंने कृषि में इनेबल किया है और उसके जरिए वो उसमें अपनी दखल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन तरह के क्षेत्रों में जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं युवा, वो इन तरह के क्षेत्रों में कदम रख सकते हैं, उनको जोड़ करके काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिकों की जो चुनौतियां हैं उनको सॉल्व करें तो वो भी एक बड़े स्टार्टअप का जरिया हो सकते हैं। और उसमें संभावनाएं बहुत से हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो एक डिफरेंसेस आए हैं पिछले 2-3 दशकों में, उसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को, बच्चों को जाने का मौका मिला है। उसका दूसरा एक ड्रॉबैक भी देखने को मिला है कि हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन है वो अकेले हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, तो उनके हेल्थ के लिए है, उनके जीवन के लिए है, यहाँ तक कि उनको भी तीर्थाटन के लिए है। तो अगर तीर्थ यात्रा कराते हैं तो वो भी स्पिरिचुअल भी हो जाएगा और कल्चरल भी होगा, और उसमें उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं के लिए पुण्य का भी लाभ मिलेगा और साथ में आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, आशीष तो मिलेगा ही। तो क्या कहेंगे? जैसे आपने देखा होगा IIT और IIM की बात की कि कोई भी व्यक्ति कितना भी एरोप्लेन से उड़ रहा हो, लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं आएगा तब तक समाज में नज़र नहीं आएगा या समाज के लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हम ठीक है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, एडवांस हो गए हैं, सारी चीज़ें सही है, लेकिन हमें एक बार धरातल पे भी आके चीज़ों को समझना होगा और लोगों की रियल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए एक सीढ़ी की ज़रूरत होती है कि एरोप्लेन जब लैंड करता है उसके बावजूद ही वहाँ सीढ़ी से ही नीचे ज़मीन पे, ग्राउंड पे लोग उतरते हैं। तो वो जो सीढ़ी हैं वो हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कैसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, इन सब चीज़ों में भविष्य देखने वाले लोग अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को, अपने लोगों को समझा पाएँ और संतुष्ट कर पाएँ कि हाँ, ये भी एक अच्छा कैरियर है और पिताजी मुझे इस क्षेत्र में भी काम करना है और शायद इससे भी हम समाज का और अच्छा भला कर सकते हैं और साथ में अपना भी भला कर सकते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं या जो विद्यार्थी ऐसे सुन रहे हैं इस वार्ता को, वो अपने माता पिता को भी ये बात को सुनाएं, क्योंकि
हमने देखा है कि चाहे जितनी ज़्यादा शिक्षा हो, चाहे जितने बड़े पदों पर नौकरी भी कर चुके हों, लेकिन चूंकि हर क्षेत्र का अनुभव हर एक माता पिता को नहीं होता, तो सामान्य तौर पर जो समाज में दिखता है उतने पर चर्चा होती है, उसके आगे की चर्चा नहीं होती। जैसे फैशन डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस पर चर्चा बहुत कम करते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उस पर बहुत कम चर्चा होती है। या इस दिशा में कोई एंटरप्रेन्योरशिप लाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि बहुत तरह के खतरों से निकल करके आए हैं, बहुत तरह के कठिनाइयों से जीवन चल रहा है, तो कोई बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो रिस्क टेकिंग फैक्टर भी अभी हमारे समाज में, खास करके उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो बहुत कम है, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाना होगा। दूसरा एक और चीज जो है नरेंद्र जी, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि अभी जो लोग के पास अनुभव का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि अगर वो शुरुआत करें तो किस स्टेप से करें और साथ में क्या क्या करना जरूरी है। अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप में या स्टार्टअप में आगे कुछ अपने उद्यमिता के क्षेत्र में जाना है तो कौन सी योजनाएं हैं, उनकी पूरी समझ, तैयारी क्या करनी है, साथ में कौन से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है, अपने अंदर कौन सा स्किल सेट है जिसको एनहेंस करना है, किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं जिनके लिए मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्हें तैयार होना है। इन सब पहलुओं पर नरेंद्र जी से बात होगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। और सुनते हैं, जुड़ते हैं युवा मन में, हमारे युवा साथियों की मुश्किलों के हल आपके साथ संवाद के जरिए निकालते हैं। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है युवा मन और आज हम बात कर रहे हैं जिन विशेषज्ञ से, उनका नाम है नरेंद्र वर्मा। आप विशेषज्ञ हैं स्किल डेवलपमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में आपकी अपना अनुभव है और आप अलग अलग भारत सरकार, राज्य सरकार की इकाइयों में सलाहकार की भूमिका में हैं। आप हमारे बीच स्टूडियो में आए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है नरेंद्र जी, किसी भी विद्यार्थी को इस क्षेत्र में आने से पहले नो हाउ की क्या जरूरत है, क्या तैयारियों की जरूरत है और इसमें कितना समय, क्योंकि नौकरी में तो यह है कि आज आपने ज्वाइन कर लिया तो अगले महीने तनख्वाह आएगी, 7 तारीख को आए या 14 तारीख को आए या 1 ही तारीख को आए, 1 महीने बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब इस तरह के काम में आते हैं तो इसकी तस्वीर कुछ इतर है। तो जैसे सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का जो है, एक तो उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ों की जानकारी रहती है कि कौन कौन सी स्कीम है जो इन सब चीज़ों में आपको हेल्प कर सकती हैं, एमएसएमई के लिए। और दूसरा बहुत सारी मतलब ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके आप और जो एक बड़ी स्कीम है पीएमईजीपी की, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पीएमईजीपी आप डालेंगे या खादी KVIC ऑनलाइन, उसकी वेबसाइट पर आप जा करके ये सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सी एक और चुनौती है, उसका प्रपोजल कैसे बनाएं। देखिए, प्रपोजल के लिए एक तो उसमें गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं वहाँ पे कि प्रपोजल कैसे बनाएं। कुछ रेडी प्रपोजल्स भी मिलते हैं जी, रेडी प्रपोजल्स भी मिलते हैं और उनके ऑफिस में, कार्यालय में आप जाके उनसे सहयोग ले सकते हैं और वो लोग सहयोग करते भी हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत सारे युवा साथियों को हिचक होती है कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, कैसे मिलें, थोड़ा बताएं कि किस किस काम के लिए। जिला उद्योग केंद्र हर जिले में हैं और खादी ग्राम उद्योग संस्थान भी हर जिले में हैं, तो वहाँ पे वो लोग जाके वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ उनसे मिल सकते हैं और उनसे अपने प्रपोजल को बनाने के लिए, प्लस बैंक लिंकेज के लिए और कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करें, इस सब बारे में जानकारी ले सकते हैं। लगभग हर ज़िले में जो लीड बैंक होती है उनके स्वरोजगार ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, तो वहाँ भी वो जाके अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर्स है उसके बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं, 3 महीने 6 महीने की। जिस विषय से रिलेटेड वो करना चाहते हैं उसके रिलेटेड भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगर इन पहलुओं को फॉलो करते हैं, मतलब एमएसएमई की वेबसाइट, KVIC की वेबसाइट और जो लीड बैंक के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनके माध्यम से, तो जिला उद्योग केंद्र में जब वो विजिट करेंगे या जो अधिकारियों से, वहाँ पे जो कर्मचारियों से मिलते हैं, तो उन्हें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद उनको बचता है कि जहाँ वो ये करना चाहते हैं अपना उस तरीके का कोई प्रोग्राम, तो वहाँ की थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को समझें कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे वो कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोई भी चीज़, एक हम लोगों में कहावत है कि भाई बिन गुर होय न ज्ञान, तो किसी न किसी मेंटरशिप या किसी न किसी के गाइडेंस में हमें जरूर काम करना होता है। अदरवाइज अगर हम सब कुछ ट्रायल करके सीखेंगे तो यात्रा काफ़ी लंबी हो जाती है। तो कई बार हमें दूसरे के अनुभवों से भी सीखना होता है ताकि हम थोड़ा सा एक नियत समय में अपने रिजल्ट को या फल को देखने लगें कि क्या कोई बड़ी गलती ना होने पाए। जी।
तो जो आपने अभी रिस्क की बात की थी कि रिस्क कैसे लेते हैं, तो एक तो ये है कि जब आप किसी गाइड के या किसी मेंटर के साथ में काम करेंगे तो रिस्क वैसे भी मिनिमाइज होने लगती है। दूसरा ये है कि सरकार की स्कीम में भी काफ़ी इंश्योरेंस और इस सब चीज़ों की वो प्रावधान रहते हैं कि जो ये सारे स्कीम्स के फंड्स कवर रहते हैं तो उसमें वो उतना रिस्क नहीं बचता है कि वो कर सकें। दूसरा MSME खुद में मतलब ऐसे प्रोविजंस बना रखा है कि भाई उन्होंने इन सब चीज़ों को रिस्क कवर करने के लिए। फिर भी रिस्क लेना ही एंटरप्रेन्योर का एक मतलब मेन क्वालिटी होती है। हाँ। तो अगर आप वाकई में उद्यमी बनना चाहते हैं, वाकई में कुछ करना चाहते हैं और समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तो रिस्क थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा। लेकिन इस रिस्क को हम कैलकुलेटेड रिस्क रूप में लें। हम सारे जो हमने अभी तक चर्चा की है उसके बारे में पहले पहलुओं को जांच लें और फिर एक कुशल प्रशिक्षक या कुशल सहयोगी के साथ में काम करके वो हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर जो हम करना चाहते हैं उसको कुछ दिन पहले किसी के साथ काम करके सीख लें। करके सीखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो लोग उस काम को पहले से कर रहे हैं उनसे निवेदन करें, उनके सहभागी बने। न मौका मिल रहा हो तो उनके यहाँ एक प्रशिक्षु के रूप में चले जाएं, निवेदन करते हुए कि हमको कुछ अवसर दें, हम आपका निःशुल्क सहयोग करेंगे। ऐसे में अगर आपको अवसर मिलता है तो उसकी मूलभूत जानकारियां आपको मिल जाएंगी। वहाँ स्वार्थी कम बने, वहाँ परमार्थी बने। जब आप कर भला तो हो भला। अगर आप भला सोचेंगे तो आपका भी भला होगा। जितना ज़्यादा बुनियादी ज्ञान आपका होगा उतने खतरे कम होंगे, उतने गलत फैसले नहीं होंगे, उतनी गलतियां नहीं होंगी और आप नुकसान होने से बच जाएंगे। और जब आप इतने गंभीर होंगे तो कोई कारण नहीं है कि माता पिता और आपके परिवार के लोग आपका सहयोग ना करें, क्योंकि आपकी जो गंभीरता है, जो आपका उसमें समर्पण है, वो अपने आप में लोगों का समर्थन भी लेकर आता है। तो जब हम कोई चीज़ डेडिकेशन के साथ करते हैं तो एक ऑटोमेटिक है कि लोगों की जो ध्यान है वो हमारी तरफ खींचता है और लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ वाकई में जुनून के साथ ये बंदा लगा हुआ है। और जब आप जुनून के साथ लगते हैं तो आपको आगे रास्ता या भविष्य भी दिखने लगता है कि हाँ वाकई में सब ये हैं। बस ज़रूरत वहीं पे होती है कुशल शिक्षक की, जिसके मार्गदर्शन में अगर हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है तो हम धैर्य ना खोएं, बल्कि उसके सहारे हम अपना काम को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि पैसेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, किसी भी सफलता को पाने के लिए। मे भी हम एक बार प्रयास करें सफल ना हो, मे भी 2 बार प्रयास करें सफल ना हो, लेकिन अंत में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ इंडिया के स्टार्टअप्स में, और न कि स्टार्टअप में बल्कि अगर हम एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तब भी हमें कई बार सफलता मिलती है, कई बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। तो इसलिए पैसेंस तो हर चीज़ में ज़रूरी है। धीरज चाहिए, गंभीरता चाहिए, और थोड़ी लंबी यात्रा पाना है तो लंबी कोशिश भी करनी होगी। और छोटी कोशिशों में बड़ी सफलता नहीं मिलती। हर बार कटने वाली फसल हर बार बोई जाती है। स्थायी फल देने वाले पौधे समय लेते हैं ग्रो करने में। आपको क्या करना है या आपको तय करना है। एक अंतिम प्रश्न, बहुत से विद्यार्थियों की, बहुत सी युवा साथियों की यह अवधारणा रहती है कि हमको सहयोग नहीं करेगा कोई, समाज में सहयोग नहीं मिलेगा, अच्छा गुरु नहीं मिलता, सब ठगने वाले मिल जाते हैं, या हमको कोई शॉर्टकट मिल जाए, या उनके मन में है कि सरकारी सिस्टम में बहुत लंबा। क्या ऐसा है? देखिए, हमने तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी करके दिखाई और विजिट भी कराया है, कई बार खोज विजिट कराया है। अगर हमारी सोच सही है, नियत सही है, तो सामने वाले को दिखने लगता है। और कुछ प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब हम सही दिशा और सही दशा में काम करते हैं तो हमें सही मार्गदर्शन भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये कहना होगा कि आप सही नियत के साथ और सही दशा में किसी भी अगर सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो ज़रूर लोग सहयोग करते हैं, और जैसा कि हमने करके दिखाया और लोग सहयोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम सही दशा इन द सेंस सही प्रपोजल या सही अपना फ्लो चार्ट पेश करते हैं तो जो सामने वाला सहयोगी होता है उसको भी लगता है कि हाँ अगर हम इनको सहयोग कर देंगे तो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ जाती हैं। तो उनको भी इन सब चीज़ों वो मतलब काफ़ी उत्साह मिलता है कि हाँ कोई तो ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ अच्छा करना चाहता है। आपका इशारा ये है कि बहुत से लोग बिना तैयारी या कच्ची तैयारी या आधे अधूरी तैयारी में अपने सपनों को हकीकत में बदल देने की कोशिश में लगे होते हैं। ये उचित नहीं है, आपको तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। और हाँ, चूँकि एक सरकार का मंच है इसलिए हम गंभीरतापूर्वक आपको कहना चाहते हैं कि यदि अगर कहीं कोई अधिकारी जिसके पास आप निवेदन करने जा रहे हैं आपको सहयोग नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी शिकायत करने के मंच आपके पास हैं। आप मुख्यमंत्री पोर्टल जो IGRS जो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस सिस्टम है उस पर भी आप
ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं, आप 1076 पर भी शिकायत कर सकते हैं, और आप लिखित पत्र भी भेज सकते हैं। और अगर आप अपने जनपद में त्वरित परिणाम चाहते हैं तो उच्च अधिकारियों को भी आप जाकर मिल सकते हैं, लिखित शिकायत दे सकते हैं। और किसी जनपद का सर्वोच्च अधिकारी वहाँ का जिलाधिकारी होता है, तो वो अमूमन ये देखने में आता है कि अगर सही समय पर आप शिकायत लेके पहुंचते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है। और चूंकि अब निवेश मित्र या उद्योग बंधु की बैठक हर माह होती है, अगर आपने कोई आवेदन किया है और उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है या कोई ढिलाई नजर आती है तो आप उसकी शिकायत करेंगे तो तत्काल आपको राहत भी मिलेगी, आपको सहयोग भी मिलेगा, हो सकता है प्राथमिकता भी मिल जाए जी। और बाकी इन सब चीज़ों के लिए जैसे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं या हमारे जैसे लोग भी समाज में हैं जो जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट से ही लेकर या प्रॉफिट की सोच के साथ ही व्यक्ति जुड़ता है। कई बार आदमी की दूरदर्शिता को देखकर भी लोग सहयोग करते हैं कि हाँ अगर ये कुछ करेगा तो 10 और लोगों का लाभ होगा, भला हो सकता है। तो इसके लिए भी आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं और उनसे सहयोग ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी इस वार्ता में सम्मिलित होने और हमारे युवा साथियों को युवा मन में उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने, उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाने के लिए। तो अब आप केवल नौकरी के सहारे नहीं होंगे, आप अपने कदमों को इतना मजबूत बनाएंगे कि दूसरे लोग भी आपकी छाया ले सकें, तरक्की कर सकें, स्वरोजगार और स्वयं के उद्यम स्थापित कर सकें और उसमें सफल हो सकें, कि बहुत से लोग इस यात्रा में शामिल हैं। तो इन योजनाओं को आज ही वेबसाइट पर पढ़ें, उनके बारे में जानें और सरकार की योजनाओं से रूबरू होकर उसकी मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ उठाएं। पहल तेजी से करें, दस्तावेज ठीक रखें, फाइल अपनी दुरुस्त रखें और फोटोकॉपीज हमेशा तैयार रखें, ताकि कब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप उसे हासिल कर सकें। बिल्कुल, और धन्यवाद। संयम के साथ रहें। संयम, धीरज बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने और आप सबका सुनने के लिए। इसका लाभ लीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट दे सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कतई मत भूलिए। आप जैसे बहुत से लोग इस तरह की सही जानकारी की प्रतीक्षा में हैं, आपके जरिए पहुंचेगी, हमें भी सहयोग मिलेगा और हम आपके सहयोग के लिए सदैव प्रस्तुत होते रहेंगे। अगले अंक में फिर मिलते हैं एक नए मेहमान, एक नए विषय, नई जानकारियों के साथ। सुनते रहिए रेडियो जय घोष।